हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इम्प्लांटेशंस के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। और फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोगों ने देखा कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, कैसे जो है वो एक फर्टिलाइज्ड ओवम कैसे आकर के यूट्राइन वॉल के अंदर, जो इनर वॉल ऑफ यूट्रस है उसके अंदर इम्प्लांटेड हो जाता है। और जो फर्दर डेवलपमेंट होना है वो डेवलपमेंट उस यूट्राइन वॉल के अंदर होता है, यानी यूट्रस के अंदर या वुम्ब के अंदर जो है वो फर्दर डेवलपमेंट होगा उस फर्टिलाइज्ड ओवम का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म होती है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग जाने कि जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद ही क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी कंफर्म मान ली जाती है। और कंसीव करने के ठीक 1 महीने के बाद यानी आफ्टर 30 डेज द फर्स्ट ऑर्गन ओरिजिनेटेड इन द बॉडी ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, दैट इज नोन एज हार्ट। हार्ट जो है वो सबसे पहले डेवलप हो जाता है और हार्ट डेवलप होने के बाद ही हार्ट बीट आनी शुरू हो जाती है। तो जब जांच होती है, जब चेकअप होता है और उसमें हार्ट बीट सुनाई देने लगती है तो प्रेगनेंसी को कंफर्म कर दिया जाता है और प्रेगनेंसी कंफर्म मान ली जाती है। अब फर्दर जो डिविजन्स होंगे उस फर्टिलाइज्ड एग में, जो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में हो चुका है, तो फर्दर जो डेवलपमेंट होगा, जो फर्दर क्लीवेजेस होंगे, उस क्लीवेज से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, सबसे पहली चीज जो होती है वो है प्लीसेंटेशन। तो सबसे पहला चीज जो होता है वो प्लीसेंटेशन होता है, प्लीसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लीसेंटा आकर के उस फीटस, अब जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया, एम्ब्रियो बन गया, तो उसको हम लोग फिटस नाम देते हैं। और वो प्लीसेंटा जो है वो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फिटस में आके अटैच्ड हो जाती है। और अब सारी की सारी न्यूट्रिशंस जो है वो उस डेवलपिंग फिटस को मां से मिलने लगती है। किसके थ्रू? प्लीसेंटा के थ्रू। इसके साथ साथ जो एक्सक्रिएशन शुरू होते हैं, जो एक्सक्रिएशन होंगे वो भी उसी प्लीसेंटा के थ्रू जो है वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं। अभी प्लीसेंटा फॉर्म हो जाने के बाद अब उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो आफ्टर 1 मंथ होगा और छोटे छोटे ऑर्गन्स जो है वो बन जाएंगे, जैसे लिम्स बन जाएंगी, डिजिट्स बन जाएंगी। और ये काम लगभग 2 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। तो जितने भी छोटे ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं वो 2 मंथ के अंदर बन जाते हैं। और अब उस शिशु का केवल, उस फिटस का केवल डेवलपमेंट होता है और वो मां से अपने न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। 5th मंथ तक आते आते उसके अंदर मूवमेंट होने लगती है और बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो 5वें महीने तक, या यूं कहें कि 5वें महीने के बाद और 6वें महीने के पहले तक एक कंप्लीट जो है वो बेबी डेवलप हो जाती है मां के यूट्रस में। और अब वो हलचल करना शुरू करता है, उसके अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। और मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में फील किया जा सकता है। यानी मां के यूट्रस में जब शिशु अपनी हलचल करता है तो उस चीज को फील किया जा सकता है। वो अपने हाथ चलाता है, पैर चलाता है, तो इस तरह के मूवमेंट जो है वो फीलिंग्स में आने लगते हैं। अभी 6 महीने 7 महीने तक आते आते वो मां के यूट्रस में करवट लेना शुरू कर देता है। वो करवट लेता है, जिस साइड में उसको रिलैक्स मिलता है उस साइड में वो करवट लेता है। और ऐसे ऐसे 9 महीने तक वो मां के यूट्रस में केवल और केवल न्यूट्रिशन लेता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो डिलीवर हो सके। 9वें महीने के बाद जो यूट्राइन वॉल्स है और प्लेसेंटा, ये दोनों जो हैं वो सिग्नल्स देना शुरू करते हैं डिलीवर के लिए कि अब जो है बच्चा तैयार है, जिसकी डिलीवरी हो सकती है। और इसका जो सबसे बड़ा सिग्नल होता है वो कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस के अंदर, उसी से पता चलने लगता है कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया। तो इतने सारे प्रोसेसेस जो हैं वो होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग बात करेंगे वो है प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, हम लोग इतना तो जान चुके हैं कि प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म हो जाती है, उस चीज को नोट करने की जरूरत नहीं है।
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होगा, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो जानना है कि प्लीसेंटेशन कैसे होता है, प्लीसेंटा कैसे बनती है। तो देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ट्रोपोब्लास्ट में बनते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जो ट्रोपोब्लास्ट में बनते हैं इम्प्लांटेशन के बाद, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलीज कहते हैं, क्रॉनिक विलीज कहते हैं। ये क्रॉनिक विलीज यूटेराइन वॉल के साथ मिलकर के एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, और इसी फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, प्लीसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्लीसेंटा क्या है, प्लीसेंटा जो है वो क्रॉनिक विलाई और यूटेराइन वॉल्स का एक कॉम्बिनेशन, कंबाइंड फॉर्म होता है, जो कि एक फंक्शनल यूनिट की तरह से काम करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लीसेंटा। तो इस चीज को याद रखेंगे, क्या चीज, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, the finger like projection, the finger like projection on trophoblast the finger like projection on trophoblast after implantation are called chronic villi। इसी को क्या कहते हैं, क्रॉनिक विली कहते हैं। क्रॉनिक विली along with uterine wall, chronic villi along with uterine wall form a functional unit, called placenta, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि ट्रोपोब्लास्ट में होते हैं इम्प्लांटेशन के बाद, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉनिक विली कहते हैं, क्रॉनिक विली। तो क्रॉनिक विली जो होती हैं वो यूटेराइन वॉल के साथ मिलकर के एक फंक्शनल यूनिट बनाती हैं। इसी फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, प्लीसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीसेंटा। ये फंक्शनल यूनिट जो बनती है वो कहां बनती है, ये फंक्शनल यूनिट जो बनेगी ये डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में बनती है। तो यानी प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा इज फंक्शनल between, placenta is functional between fetus या डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड मैटरनल बॉडी। जो प्लेसेंटा है वो फंक्शनल होती है किसके बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में। प्लेसेंटा किसके साथ अटैच्ड होती है, फिटस के साथ, लेकिन किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। प्लेसेंटा is attached with fetus with umbilical cord। किसके थ्रू, ये umbilical cord के थ्रू होती है, that transport food and oxygen, that transport food and oxygen, जो फूड और ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लेसेंटा जो होती है वो फिटस के साथ अटैच्ड होती है, किसके द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, और इसका काम है कि ये भोजन और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अभी क्या होगा, जो हार्मोन्स है,
हार्मोन्स HCG, HCG या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो हार्मोन्स होता है कौन कौन सा, HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, और इसके साथ साथ कौन सा होगा, HPL। HPL क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन एंड रिलैक्सिन, relaxin are produced in womb, are produced in womb। हार्मोन्स में जो HCG है, जो ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, और HPL जिसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन कहते हैं, और इसके साथ साथ रिलैक्सिन, ये जो है वुम्ब के अंदर यानी यूट्रस के अंदर इनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, HCG is a very important, HCG is a very important hormones which also indicate about the pregnancy। क्योंकि देखा होगा कि जो बहुत सारे स्ट्रिप्स मार्केट में आती हैं, स्ट्रिप्स जो मार्केट में आती हैं बहुत सारे नामों से आती हैं, जैसे प्रेगा न्यूज, गुड न्यूज, तमाम नाम से आती हैं स्ट्रिप्स, जिसको प्रेगनेंसी डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, या प्रेगनेंसी किट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो वो केवल HCG को ही डिटेक्ट कर पाती है, और किसी भी फीमेल के यूरिन में प्रेगनेंसी के टाइम में HCG की लेवल जो होती है वो ज्यादा होती है। इसीलिए अगर उस किट में ह्यूमन यूरिन की 2-3 बूंदें डाली जाए तो उसके इंडिकेटर्स पे 2 रेड लाइंस बनती हैं, जो इस बात को बताती हैं कि इसकी प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो इट इज ड्यू टू द HCG, क्योंकि HCG का लेवल जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा होता है, और इस लेवल को ही वो किट जो है वो डिटेक्ट करती है और प्रेगनेंसी को कंफर्म कर देती है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, HCG, HPL और कौन सा, रिलैक्सिन। इतने हार्मोन्स जो है वो वुम्ब में प्रोड्यूस होते हैं, कब, only during pregnancy, only during pregnancy, केवल प्रेगनेंसी के दौरान। अब देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन, after inflammation the inner cell mass, after inflammation the inner cell mass differentiate into an outer layer, इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मॉस होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, एक आउटर लेयर में, जिसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्टोडर्म, एंड एन इनर लेयर, और एक कौन सी होती है, इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, जिसको क्या कहेंगे, एंडोडर्म कहते हैं। अभी एक मिडिल में भी बनती है, मेसोडर्म सून अपीयर, मेसोडर्म सून अपीयर, जल्दी ही इसके बीच में भी एक लेयर बन जाती है जिसको मेसोडर्म कहते हैं, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो द इनर सेल मॉस contains certain shells, inner cell mass contain certain
cells called stem cells, called stem cells। जो इनके इनर सेल वॉल्स होते हैं, जो इनके इनर सेल मॉस होंगे, उसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं और इन्हीं सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं, which have the potential to give rise, which have the potential to give rise to all the tissues and organs। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, मीजोडर्म जल्दी ही अपीयर हो जाएगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में इनर सेल मॉस के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको स्टेम सेल्स कहते हैं। इन स्टेम सेल्स के अंदर पोटेंशियल होती है कि वो सभी प्रकार के टिश्यूज और ऑर्गन्स को डेवलप कर सकते हैं, ओरिजिनेट कर सकते हैं। यही रीजन है कि अब क्या हो रहा है कि अब जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, इन नए बच्चों को जन्म के समय ही जो है वो इनके स्टेम सेल्स को बहुत से लोग प्रिजर्व करवा रहे हैं। स्टेम सेल्स को स्टेम सेल बैंक में प्रिजर्व कराया जा सकता है और इन स्टेम सेल्स के द्वारा इन फ्यूचर अगर उस बच्चे को कोई तकलीफ होती है, कोई ऐसी नॉन क्यूरेबल डिजीज होती है जिसका इलाज संभव नहीं है, तो उस स्टेम सेल्स के द्वारा उसका इलाज कराया जा सकता है। इसलिए बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर ये स्टेम सेल्स प्रिजर्वेटिव सेंटर, प्रिजर्वेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पे आप चाहें तो स्टेम सेल्स को जो है वो प्रिजर्व करा सकते हैं, उसको बैंक के अंदर रख सकते हैं और जब कभी भी इस तरह की सिचुएशंस आएगी तो इन स्टेम सेल्स का यूज करके हम उस जो है वो व्यक्ति की लाइफ को बचा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पोटेंशियल है किस चीज के लिए, कि वो सभी प्रकार के टिश्यूज को और सभी प्रकार के ऑर्गन्स को पुनः डेवलप कर सकती है, पुनः उसका फॉर्मेशन कर सकती है। तो इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सेल होती है और आजकल इसका प्रिजर्वेशन बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत से लोग इसको प्रिजर्व करा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर उस बच्चे के बड़े हो जाने के बाद अगर कभी उसको इस तरह की कोई भी डिजीज होती है तो इस स्टेम सेल्स के द्वारा उसका इलाज संभव हो सकता है। दूसरी चीज कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, इतनी चीजें तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद हो गई। अब क्या होना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो का कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद जो सबसे पहला इवेंट्स होता है वो प्लेसेंटेशन का होता है, यानी प्लेसेंटा के फॉर्मेशन का, और प्लेसेंटा अटैच हो गई तो प्लेसेंटा अगर अटैच हो गई तो अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं तो जान लो कि ह्यूमन के अंदर 1 महीने के बाद ही, प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद ही हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस चीज को याद रखें कि इन ह्यूमन आफ्टर 1 month, ह्यूमन के अंदर 1 महीने के बाद क्या चीज हो जाएगा, द हार्ट इज फॉर्म आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी। द हार्ट इज फॉर्म, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इन ह्यूमन आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द हार्ट इज फॉर्म, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाय द 2nd month limbs and digits are formed. By the 2nd month limbs मतलब हाथ और पैर, limbs and digits are formed। क्या चीज हुआ कि दूसरे महीने तक जो है वो उस एम्ब्रियो के अंदर लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी 2nd month के बाद क्या होता है, तो आफ्टर 2nd month के बाद क्या हुआ, 2nd month के बाद जो है वो मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, major organs and external
जेनिटिलिया एक्सटर्नल जेनिटिलिया इज फॉर्म। क्या हो जाएगा? आफ्टर सेकेंड मंथ मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया इज फॉर्म। बहुत सारे जो ऑर्गन्स होंगे और एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होती है वो बन जाती है। अभी क्या होता है कि आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ मतलब 5वें महीने के बाद मेजर ऑर्गन्स जो होंगे वो तो बन चुके होंगे ऑलरेडी। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस कैन बी फील। क्या होता है? 5वें महीने के बाद जो मूवमेंट होगा फिटस का उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। यानी पहला जो मूवमेंट होगा वो लगभग 5वें महीने के बाद से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट मूवमेंट जो होगा वो 5 मंथ के बाद। अब बाय द एंड ऑफ 24 वीक इट मींस 6 मंथ, by the end of 24 weeks or 6 month, 6 महीने के बाद यानी 24 सप्ताह के बाद या 6 महीने के बाद बॉडी इज कवर्ड विथ, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। बॉडी जो होती है वो किससे कवर हो जाती है? फाइन हेयर से। eyelid and eyelashes, eyelashes are formed। तो 6वें महीने के अंत तक या 6वें महीने में बॉडी जो है वो फाइन हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड्स यानी पलकें बन जाती हैं और आई लैशेस जो होते हैं ये सब बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ 9 मंथ, at the end of 9 months, 9 months के end तक fetus is fully developed and get ready for delivery। 9वें महीने के अंत तक जो फिटस होता है वो कंप्लीटली कैसा होता है? डेवलप्ड हो जाता है और अब ये रेडी हो जाता है किसके लिए? डिलीवरी के लिए, यानी डिलीवर्ड होने के लिए, यानी पार्टिट्यूशन होता है। तो अभी जो अगला स्टेप होगा वो यही होगा, क्या चीज? पार्टिट्यूशन। पार्टिट्यूशन और दूसरी चीज क्या होगी? लैक्टेशन। ये 2 इवेंट्स और हैं। अभी क्या है कि यूट्रस के अंदर जो है वो 9 मंथ के बाद एक कंप्लीट बेबी फॉर्म हो गया। क्या क्या चीजें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हुआ? तो 1 मंथ के बाद सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड मंथ में क्या होता है? लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड मंथ के बाद जितने भी मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं और एक्सटर्नल जेनेटिलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड मंथ के बाद यानी तीसरे महीने में या चौथे महीने में कोई भी व्यक्ति जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू ये जान सकता है कि मां के यूट्रस के अंदर मेल या फीमेल बेबी कौन सा फिटस है, यानी मेल फिटस है या फिर फीमेल, क्योंकि इस टाइम तक एक्सटर्नल जेनेटिलिया का फॉर्मेशन हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि जो सेक्स डिटरमिनेशंस है वो बैन है, इसलिए कोई भी डॉक्टर जो अल्ट्रासोनोग्राफी वाले होते हैं, जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होते हैं, वो इस बात को कहीं भी इंडिकेट नहीं करते हैं कि जो वुंब के अंदर डेवलपिंग फिटस है वो मेल है या फीमेल है। तो इस बात की जानकारी जो है वो तीसरे महीने से हो सकती है, लेकिन इसको बताया नहीं जाता है। 5 मंथ के बाद जो पहला मूवमेंट फिटस का है वो मां फील करती है, यानी 5 महीने में प्रेगनेंसी के बाद 5वें महीने में मां को जो है वो बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है, उसकी मूवमेंट महसूस हो सकती है। और
24 सप्ताह के बाद यानी 6 महीने पूरे हो जाने के बाद जो बॉडी होती है वो फुल्ली हेयर से कवर हो जाती है, यानी जहां जहां बाल उगने चाहिए वो सारे बाल क्या होते हैं, उग जाते हैं। जैसे सिर में या बॉडी पे जो बाल आने हैं, जो हेयर्स आने हैं वो आ जाते हैं। इसके साथ साथ आईलिड यानी पलकों का फॉर्मेशन हो जाता है और आई लैशेस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अभी 9 मंथ कंप्लीट जब हो जाता है तो फिटस फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा और अब वो रेडी होता है किसके लिए, डिलीवरी के लिए, यानी पार्टिट्यूशन के लिए वो रेडी हो जाता है। तो अब ये सवाल है कि पार्टिट्यूशन है क्या, तो द प्रोसेस of delivering of fully developed fetus is called पार्ट्यूरेशन। इसी को क्या कहते हैं, पार्ट्यूरेशन। वह प्रोसेस जिसमें कि एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है वो क्या होता है, डिलीवर होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, पार्ट्यूरेशन। याद रखने की चीज ये है कि सिग्नल्स इसके लिए मिलते हैं, यानी सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूरेशन इज inducing mild uterine contractions called fetus ejection reflex। इसी को क्या कहते हैं, फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। जो यूट्राइन है, यूट्राइन वॉल्स होती हैं, उसके अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होता है, उसके अंदर एक रिदमिक मूवमेंट शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, जो इस बात का सिग्नल होता है कि ये फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स है, क्योंकि अब बच्चे के जन्म का समय आ गया है। इस समय में जो रैपिडली मूवमेंट होती है यूट्राइन वॉल की मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से पेन होता है, क्रम्पिंग होती है, जिसको क्या कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबर पेन। तो इट ट्रिगर्स द release of oxytocin। It triggers the release of oxytocin from maternal pituitary ध्यान रहे, इससे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन के फॉर्मेशंस के लिए सिग्नल्स जाते हैं मैटरनल पिट्यूटरी को, और वहां से ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा, साथ ही साथ रिलैक्सिन का लेवल भी जो है वो बढ़ता है, और यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये तेज होते जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से जो बेबी है वो पुश आउट हो जाता है, बाहर की तरफ जो है वो स्लिप करके आ जाता है। बेबी के सामने या चारों तरफ जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर म्यूकस भरा होता है। क्या होता है, म्यूकस। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी द बैग ऑफ म्यूकस टॉर्न आउट। जो म्यूकस का बैग होता है ये क्या हो जाएगा, टॉर्न आउट हो जाता है, जिससे म्यूकस जो है वो बर्थ कैनाल से होकर के बाहर आ जाता है। इस म्यूकस के बाहर आने से क्या होता है कि जो बर्थ कैनाल है ये स्लीपरी हो जाती है, और बेबी जो है वो पुश आउट हो जाता है। तो फुल्ली डेवलप्ड बेबी जो है वो बर्थ कैनाल के थ्रू पुश आउट हो जाएगा, और सबसे पहले जो है वो बेबी का हेड बाहर आता है, और इस तरह से पार्ट्यूरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जब पार्ट्यूरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो अब बचा क्या, बच्चे को फीडिंग कराने के लिए, तो लैक्टेशन। क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है वो किसके बाद स्टार्ट होता है,
तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद लैक्टेशन स्टार्ट होता है। और याद रखें कि किसी भी बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ के अंदर जो है वो मिल्क का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी मैमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और मैमरी ग्लैंड्स जो है वो मिल्क का फॉर्मेशन करने लगती हैं। तो माँ से सबसे पहले गाढ़े पीले रंग का मिल्क आता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये उस न्यू बॉर्न बेबी के लिए इम्यूनिटी मेंटेन करता है। तो इसलिए जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को पिलाया जाना आवश्यक होता है, और उस गाढ़े पीले दूध को ही क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो होता है वो उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है, और उस इम्यूनिटी से वो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो अपने आप को डिफरेंट इन्फेक्शन से बचाए रखता है। तो ये आवश्यक हो गया, और स्वास्थ्य विभाग ने भी इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया, WHO ने भी बहुत ज्यादा जोर दिया, जगह जगह पे अवेयरनेस फैलाए गए और कन्विंस किया गया लोगों को। स्तनपान के लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स किया गया कि लोग अपने बच्चे को फीडिंग कराएं, और जन्म के 1 घंटे के बाद जो है वो तुरंत अपने बच्चे को माँ जो है वो अपना गाढ़ा पीला दूध पिलाए। तो इन सारी चीजों को अवेयरनेस कराया गया टीवी के थ्रू या अन्य जितने भी सोर्सेज हैं जिसके थ्रू जो है वो एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो बताया गया, स्तनपान की विशेषताएं बताई गई। तो इन सारी चीजों को किया गया, और आज के इस परिवेश में मैक्सिमम माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को फीडिंग करा रही हैं, और जन्म के 1 घंटे के अंदर ही अब वो अपना पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाती हैं, जिससे बच्चों के अंदर जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा हुआ है वो ये कि इन्फेंट जो डेथ रेट है, जो नवजात शिशुओं की मृत्यु दर है, उसमें काफी कमी आई है। तो लैक्टेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। लैक्टेशंस क्या है? तो लैक्टेशंस देखो, ऑक्सीटोसिन जब बर्थ के समय में बना, बच्चे के जन्म के समय में जो ऑक्सीटोसिन आया, यही ऑक्सीटोसिन जो है वो लैक्टेशंस को भी क्या करता है, ट्रिगर करता है। तो द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क। The mammary glands of female starts producing milk. मैमरी ग्लैंड्स जो होती है फीमेल की, वो मिल्क प्रोड्यूस करना क्या करती है, शुरू कर देती है। प्रोड्यूसिंग मिल्क टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंत में, यानी जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। किस प्रोसेस के द्वारा? लैक्टेशन के द्वारा। तो मैमरी ग्लैंड्स जो है फीमेल की, वो मिल्क को प्रोड्यूस शुरू कर देती हैं। तो फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क to the end of pregnancy by the process of lactation। दूसरी चीज क्या चीज कि मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल few days of lactation is called colostrum। the milk produced during initial few days of lactation is called colostrum। which contains several antibiotics, जिसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती हैं। और इस कोलेस्ट्रम को उस इन्फेंट को यानी न्यू बॉर्न बेबी को दिया जाना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि वो अपनी इम्यूनिटी को क्या कर सके, इनहांस कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ तक जान ली। यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, यहीं पे ये आपका चैप्टर खत्म होता है। फिर हम लोग लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में
जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग इन सारी चीजों को प्रिपेयर करिए और नोट्स बनाइए। अब आपका इस चैप्टर का नोट जो है वो कंप्लीटली बन चुका होगा, तो अब ज्यादा से ज्यादा समय तक आप लोग इस चैप्टर को प्रिपेयर करिए। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आप लोग इस बात को माइंड में रखते हुए सारी थ्योरीज जो हैं वो स्टडी कर लीजिए, सारे फिगर्स को आप देख लीजिए, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं सब पढ़ लीजिए, फर्टिलाइजेशंस पे फोकस कर लीजिए और प्लेसेंटा के बारे में पढ़ लीजिए। मैक्सिमम टाइम पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है प्लेसेंटेशन के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो चारों फेज हैं उन चारों फेजेस को आप लोग डे टू डे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कैसे हार्मोन्स जो है वो इसको कंट्रोल करता है। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, और मैक्सिमम टाइम्स में जो है वो इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, जो या तो oozensis पे निर्भर होते हैं, या फिर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, या फिर जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। और अगर इन सबसे हट गया तो डेफिनेटली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होंगे। तो कई तरह के छोटे बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर कॉम्पिटिटिव जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस प्रतिवर्ष डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, स्पेशली नीट, तो नीट के अंदर बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग नीट का पेपर उठा के देखें तो मैक्सिमम टाइम पे आपको इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसलिए देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ये पूरी यूनिट जो है रिप्रोडक्शन की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टडी जो है वो कंप्लीट स्टडी हो इस पूरी यूनिट की। और अभी इस यूनिट में एक चैप्टर बाकी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ।